ओके लाइव कमेंट दिखा दो बच्चों के। चलो शुरू कर लेते हैं अब, है ना। और थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज। देखो हमने कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये हमारा टॉपिक था। तो टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। देखो एवं विकास, इसके अंतर्गत अगर बात करोगे तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, origin of the earth and its development, ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। इसमें वास्तव में पढ़ना क्या है बेसिकली, तो अगर इसमें पढ़ने की आप बात करोगे तो इसमें पढ़ना अपने को ये है कि साहब किस तरीके से अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, है ना, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्या प्रक्रियाएं हैं, एक बात तो ये। और दूसरा पढ़ना है इसका विकास। पृथ्वी का विकास का मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी का विकास होगा तो पहली बार बनेगा अस्थल मंडल। क्या बनेगा? अस्थल मंडल, मतलब जिसको आप कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बनेगा साहब? लिथोस्फीयर। तो एक तो हमारा बनेगा लिथोस्फीयर। जब पृथ्वी का लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा तो इसके ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होंगे, और जब इसके ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी, और गैसें जब निकलेंगी तो गैसें निकलने के बाद में चारों तरफ किसका विकास हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का, है ना। तो फिर लिथोस्फीयर के बाद में डेवलप होगा, और इसका नाम है कौन सा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एक विकास होगा, वायुमंडल का विकास होगा, है ना, वायुमंडल का विकास होगा। वायुमंडल जिसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जब वायुमंडल बन जाएगा, वायुमंडल की विभिन्न गैसें होंगी। उन गैसों में एक गैस होगी हाइड्रोजन, एक गैस होगी जैसे ऑक्सीजन H2O के रूप में। और जब H2O आएगा वायुमंडल के अंदर तो बारिश होगी, कंडेंसेशन से। और जब बारिश होगी तो बारिश का पानी कहीं ना कहीं पर आकर के पृथ्वी के ऊपर गड्ढों में भरेगा, और उससे बनेगा जलमंडल, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। ठीक है ना, जलमंडल, जलमंडल बनेगा। इसको हमने कहा हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का। ठीक है ना, हाइड्रोस्फीयर कहा है, इसका विकास होगा। और पहली बार जब जलमंडल बनेगा तो इस जल के अंदर पहली बार होगा जीवन का विकास। इसी के अंदर होगा जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति होगी। और जीवन की उत्पत्ति यानी कि इसको आप कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस प्रकार से आप इस चैप्टर के अंदर ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। और फिर लगातार पानी के अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई, पानी के अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई, फिर पानी से कैसे जीव पौधा बना, प्रकाश संश्लेषण हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर वो जीव पानी से बाहर आने लगे, फिर वो केवल बाहर आने लगे, कैसे पौधे का विकास हुआ, कैसे डायनासोर आए, है ना, कैसे खत्म हो गए। वो फिर पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, टाइम स्केल, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमें पहला काम क्या करना है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा काम करना है इसका विकास कैसे हुआ। और विकास में आप क्या क्या पढ़ोगे? पहले किसकी उत्पत्ति पढ़ोगे? स्थलमंडल, बोलो। फिर कौन सा है? वायुमंडल। उसके बाद में जलमंडल, और जलमंडल में आएगा जीवन। और वर्तमान में आप देखोगे तो जीवन सभी जगह पर मिलता है, स्थलमंडल पे भी है, वायुमंडल में भी है, और किस में भी है? जलमंडल में भी है। और ये जीवन भाई क्या है? देखो ये है स्थलमंडल, है ना, जलमंडल, और एक वायुमंडल, और यहां पर आपका आएगा कौन सा? जैवमंडल। एक होता है ये स्थल मंडल हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, स्थल मंडल। एक हो गया आपका जलमंडल, और एक हो गया आपका जलमंडल के अलावा, और ये हो गया वायुमंडल, ये वायुमंडल हो गया, और ये वायुमंडल हो गया। और यहां पर जो है हमारा मिलता है जीव मिलता है ना। ये लो, इसको बोलते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर, जैव मंडल, जैव मंडल बायोस्फीयर है, ये जैव मंडल है। ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ऐसे ही लिख लो। ये तो आपने हेडिंग लिख रखी है ना, तो एक ऐसे लिख लो आप, साइड में ऐसे लिख दो ना। और ये लिखने के बाद में फिर इधर साइड में ही बना देना एक इस तरीके का डायग्राम।
क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, और उपलब्ध अगर कोई आंकड़े हैं तो उनके आधार पर अपनी बातों को रख सकते हैं। टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। किसको? सभी बच्चों को? अच्छा ठीक है। सभी बच्चों को एक्सेस मिल गया ना, ऑफलाइन के बच्चे? कुछ एक बच्चों को नहीं मिला होगा, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। पानी की व्यवस्था करो। नहीं मिला है तो मिल जाएगा एक्सेस। और आप लोगों को पीडीएफ जो है वहां एप्लीकेशन में जा करके और आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसका वीडियो अवेलेबल होगा ना, तुम्हें मिलेगा ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेंगे तुम्हें। हाँ। चलो, सबने लिखा? सबने लिखा इतना? अब एक लाइन लिखो आप, और एक लाइन लिखो। देखो, सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति, हिंदी वाले लिख दो। सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, द ओरिजिन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज, द ओरिजिन ऑफ all the members of the origin of all the members of the solar system is, हिंदी में आगे लिखो कि उत्पत्ति एक ही क्रिया से मानी जाती है। उत्पत्ति एक ही क्रिया से मानी जाती है। एक ही क्रिया से मानी जाती है। एक ही क्रिया से मानी जाती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, इज के बाद में लिखो बिलीव्ड टू बी फॉर्म द, बिलीव्ड is believed to be from the same process, to be from FORM, from the same process that is लिख दिया। हिंदी वाले बच्चे लिखो, एक ही प्रक्रिया से मानी जाती है, क्रिया से मानी जाती है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति भी, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति भी, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति भी, पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई, उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से अन्य ग्रह बने, जिस प्रकार से अन्य ग्रहों का विकास हुआ, या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। केवल इतना लिखना है, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, द अर्थ ऑल्सो ओरिजिनेटेड, दैट इज के बाद में लिखना है, दैट इज के बाद में लिखना है, द अर्थ
also originated, the earth also originated from the same process from which, from the same process from which, from the same process from which other members of solar system were formed. Other members of solar system, other members of the solar system were formed. Other members of the solar system were formed. Other members of the solar system were formed. अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं, देखो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग 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 लोग आए, हर व्यक्ति ने अपने विचार दिए। कोई कहता है साहब पृथ्वी ऐसे बनी, एक विद्वान आए उन्होंने कहा कि सूर्य था, सूर्य था अपनी जगह पर, और एक कोई तारा, ये यहां पर सूर्य था, और एक कोई दूसरा तारा था, कोई दूसरा सन था, वो घूमता घूमता इसके पास से जब गुजरा तो इस तारे के यह तारा, ये मान लो सन 2 है, S2 है, और जब ये इसके नजदीक से गुजर रहा था तो इसका अट्रैक्शन फोर्स किसके ऊपर लगा? सन के ऊपर, और सन का एक टुकड़ा टूट करके अलग हो गया, और अलग होकर के, और वो ये तारा तो दूर चला गया, लेकिन वो जो टुकड़ा सन से अलग हुआ वही सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लगा? चक्कर। और उस चक्कर लगाते 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 और उससे क्या बन गए? 8 ग्रहों की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। अपने को उतना सब डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को मेंस नहीं लिखना यूपीएससी का, अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अपने से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो एक तरफ दे देगा संकल्पना या कॉन्सेप्ट के नाम, और एक तरफ दे देगा कि साहब इसका ये जो सिद्धांत है या जो कॉन्सेप्ट है किस विद्वान ने दिया, सही मिलान करो। या 4 विकल्प देगा आपको, 4 ऑप्शन, जिसमें कहेगा कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है या गलत मैच कौन सा है। इस तरीके का आसान प्रश्न अपने से पूछेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं एक बार उत्पत्ति के सिद्धांत और उसको सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम, और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर हम देखेंगे कि क्लास 11 की एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या दिया है। तो ये क्लास 11 में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के ये कुछ 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और एक आपका ये तीसरा स्टेप है, ये ठीक है ना। ये 3 स्टेप बताए एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा एनसीईआरटी ने दिया है। तो पहले मैं एक बार नाम लिखवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट किस किस विद्वान ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो देखो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए उनको 2 प्रकार से हम बांटते हैं, एक द्वैतवादी और दूसरा अद्वैतवादी, ठीक है ना। अद्वैतवादी और ड्युअलिस्टिक, और एक आपका आता है ड्युअलिस्टिक और एक आता है मोनिस्टिक, ठीक है ना। अद्वैतवादी और एक द्वैतवादी। तो पहले मैं लिख रहा हूं, पहले आप सुन लो एक बार, फिर आप लिख लेना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संकल्पनाएं, ये उत्पत्ति की संकल्पनाएं, concept of the origin of अर्थ। इसको एक तो आपने ग्रुप कह दिया अद्वैतवादी, संकल्पनाएं मोनिस्टिक, कॉन्सेप्ट, और एक जो है इस तरफ दूसरा दे दिया और ये दे दिया द्वैतवादी संकल्पनाएं। ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ऐसे लिख लो आप एक बार, फिर एक एक करके इनमें अपने लिखते हैं। इसके अंतर्गत एक आता है आपका, लो पानी दो, एक आता है इसमें वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट।
वायव्य राशि परिकल्पना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ये दो नाम है। सर आप कहाँ थे इतने दिन, हम लोगों की याद नहीं आती थी। अरे भाई, ये तुम सच में ही मुझे याद कर रहे थे क्या? नीचे ना तौलिया रखा है, छोटा तौलिया लेके आओ। इसका कारण क्यों समझ में नहीं आया, मुझे जच नहीं रही है ये बात कि सच में ही तुम याद करते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है पॉलिश मार रहे हो झूठ, है ना। इसमें आप लिखो ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलिन। ये जो नाम लिख दिए ना एक बार यहाँ बोर्ड पर देखो, इमैनुअल कांट ने किस परिकल्पना को दिया, तो कौन सी थी? वायव्य राशि। लाप्लास ने किसको दिया, तो ये थी कौन सी? निहारिका परिकल्पना। और चैम्बरलिन ने कौन सी दी? ग्रहाणु परिकल्पना। तो इनके नाम रट देना भयानक तरीके से। एक जेम्स जीन्स ने दी ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन ने दी ज्वारीय परिकल्पना। गर्मी भयानक है ना, हमारी तरफ तो और भी तेज गर्मी है। 48 है। चलो अब की बार गर्मी कम होगी, अब की दोबारा से आएगी ना गर्मी, क्योंकि अभी अल्नीनो का फेज था ना, अब अल्नीनो की जगह कौन शिफ्ट हो रहा है? लानीना। तो थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलेगी, मानसून भी अब की बार अच्छा रहेगा। जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स, ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना। इसके बाद लिख दो द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी हाइपोथेसिस। आगे चलें अगले पेज पर, लिख लिए? अब बताओ, एक बार बताओ, अद्वैतवादी के अंदर दो संकल्पनाएं बताओ कौन कौन सी हैं। पहली कौन सी है? वायव्य राशि। कौन सी है? वायव्य राशि। गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी है? बस वायव्य राशि इमैनुअल कांट, वायव्य राशि इमैनुअल कांट, वायव्य राशि इमैनुअल कांट। निहारिका लाप्लास, निहारिका लाप्लास, निहारिका लाप्लास,
रट देना है भयानक तरीके से, ये भूल मत जाना नाम। ग्रयाणु किसने दी है? चैम्बरलेन। ग्रयाणु किसने? चैम्बरलेन। ग्रयाणु चैम्बरलेन। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स। जैसे ज्वारी जैसे जेम्स जीन्स, है ना? तो ये ध्यान रखना, जेम्स जीन्स ने कौन सा दिया है? ये दिया है कौन सा? जेम्स जीन्स ने दिया है ज्वारी परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगला लिखो इसी में तीसरा, किसमें? द्वैतवादी में। 3 नंबर लिखना इसमें, 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। और 3 नंबर में द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक, बाइनरी। और ये जो द्वैतारक दी है, ये दे रहे हैं कौन? रसेल। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, रसेल। बाइनरी। अरे अभी चक्रवात आया ना, कौन सा आया है? रेमल है ना, रेमल चक्रवात। नाम किसने दिया है? ओमान ने। ओमान ने दिया है ना? तो ये ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और किसको नुकसान पहुंचा है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सुंदरवन डेल्टा में बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ है? नुकसान। बाइनरी हाइपोथेसिस, रसेल। इसको याद रखना, इसको जो ये चक्रवात आया ना, रसेल ना सेमल, इसको कवर करवा देंगे फिर भी। एक लिख दो, अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक, हाँ हाँ, अंतर तारक धूल परिकल्पना। ऑटो स्मिड। है ना? इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अगर तुम्हारा बैच कोई और होता ना, कोई मतलब वैसा बैच होता, जैसे मतलब यूपीपीएससी वगैरह का होता, तो मैं इनकी व्याख्या कर देता, लेकिन उनकी व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है। इनमें से कोई व्याख्या से कोई प्रश्न नहीं आएगा। केवल ध्यान रखना कि ये जो परिकल्पना या संकल्पना दी है, किसने दी है, तो ये किस विद्वान ने कौन सी परिकल्पना दी है ना? नहीं तो फिर मैं आपको लिटिलटन भी बताता, फिर मैं आपको फ्रेड होयल भी बताता, इनका पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन उतना सब बवाल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो काम का पॉइंट है वो मैंने लिखवा दिया, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ने कैसे बताया है वो जरूर लिखेंगे, ठीक है ना? एनसीईआरटी ने क्या बताया है वो जरूर लिखेंगे। बताओ, सबने उतार लिया? इनको ना वो करो, इंडियन ज्योग्राफी क्लास से दो इन बच्चों को। हाँ, अपलोड करते रहो डे बाई डे, ना एक एक दो दो क्लास बीच बीच में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी साथ कंप्लीट करेंगे। और फिर जब इंडियन ज्योग्राफी टाइम आएगा तो फिर अपने प्रैक्टिस करवाएंगे ना बाय द क्वेश्चंस, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को ना। तो इससे क्या होगा, थ्योरी भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दे करके एक बार और अपलोड करो सारे इंडियन ज्योग्राफी। सबका हो गया? अब हम थोड़ा सा आते हैं और एनसीईआरटी की बातों को करते हैं। क्या कहता है एनसीईआरटी? मतलब एनसीईआरटी नहीं कहा, एनसीईआरटी ने खुद भी रेफरेंस लिए कहीं से। देखो क्या क्या बातें, कहाँ गया भाई ये इमेज कहाँ है? ये वाली इमेज कहाँ पर है दीपक? वो इमेज कहाँ पर है जो टेक्स्ट पे है? नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा,
नौटंकीबाज तुम हमेशा ही रहोगे ना। इसमें क्या है ऐसा जो नहीं दिख रहा है? चुप, बकवास नहीं करनी। क्या हो रहा है? चलो सुनो एक बार, अब एक एक बात को अपने पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है मान्यता, वो मुझे रसेल, है ना, सॉरी, स्मिड, ऑटो स्मिड। तो ऑटो स्मिड की जो मान्यता है, जो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में मान्य है, वो ऑटो स्मिड की कौन सी है? अंतर तारक धूल परिकल्पना। देखो, मैं आपको एक मोटी मोटी सी बात बताता हूं, मोटी मोटी सी बात सुनो। एक बिग बैंग हुआ, बड़ा विस्फोट हो गया। बड़े विस्फोट के बाद में खड़ा हुआ, खड़ा हो, इधर इधर इधर। ये कई दिन से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, कई दिन से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। इसको ये, इसको लग रहा था कि मुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं, है ना। आजा, आगे आजा, आजा इधर आजा। ऊपर चढ़ रहा है, मेरे मारेगा क्या? तो क्यों तू इतना सारा शरारत करता है? नहीं, यहाँ तो लग, तेरे यहाँ लगेगी नहीं, तू पहले पिटा हुआ है स्कूल में बहुत ज्यादा। क्यों छिड़ करता है तू हमेशा? और तेज और बोलता है, तेज और। इधर बैठ, चल इधर इधर, कुर्सी ले, कुर्सी ले, उधर बैठ सामने, चल। कल से तू यहीं बैठा कर मेरे साथ, बैठ जा। तो बिग बैंग हुआ और बहुत सारा धूल वूल सारा पदार्थ क्या हुआ? फैल गया। वहीं पर हाइड्रोजन के बादल बने, और वो हाइड्रोजन के बादल बन करके कहीं ना कहीं किसी स्थान पर के इसका निर्माण हो गया, तारों का निर्माण शुरू हो गया, तारे बनना शुरू हो गए। उन्हीं के आसपास जो धूल थी, वो धूल के जो कण थे, वो धूल के कण भी आपस में क्या हुए? आपस में टकराए। और धूल के कणों के आपस में टक्कर के बाद में, धूल के कणों की आपस में टक्कर के बाद में, और क्या होगा कि छोटे छोटे ग्रहाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे छोटे ग्रहाणु। छोटे छोटे ग्रहाणुओं का निर्माण होगा। देख, तेरे 200 ग्राम तो वजन तेरे अंदर सारा ही है, इतनी सारी, इतनी क्या हंस रहा है? क्या मिल गया? हाथ देख कितने मजबूत हो रखे, पिट पिट के स्कूल में, पिट पिट के गधा। तो ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। तो क्या होगा ना कि जो धूल बनी, मान लो ये तारे का निर्माण हुआ यहां पर, सुन लो एक बार इधर ध्यान से। इधर तारे का निर्माण हुआ, ये सन बना। इसके आसपास उपस्थित जो धूल थी, वो धूल है ना, उन धूल के कणों के बीच में आपस में क्या होगा? टक्कर। और ये धूल के कण आपस में मिल मिल करके, और छोटे 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 धूल आपस में इकट्ठी होगी, और विभिन्न प्रकार के धूल के कण आपस में मिल करके और छोटे 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 अणुओं का निर्माण करेंगे। और जो छोटे 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 टुकड़े टुकड़े होंगे ना, उनको बोलेंगे ग्रहाणु। क्या बोलेंगे? ग्रहाणु। और फिर वो छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में मिल करके और बड़े बड़े ग्रहों का क्या करेंगे? निर्माण। और सूर्य के आकर्षण बल में आकर के, प्रभाव में आकर के इसके चारों तरफ क्या लगाएंगे? चक्कर। इसी प्रक्रिया से निर्माण हुआ किसका? इसी प्रक्रिया से हमारे ग्रह बने और सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लगे? चक्कर। अब देखो ये क्या इसने लिखा है एनसीईआरटी ने, एक एक करके समझते हैं। इसने कहा है, इसने कहा है कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैस विद इन ए नेबुला। आप निहारिका, ध्यान है मैंने आपको पढ़ाया था निहारिका क्या होती, कि तारे के निर्माण की जो आरंभिक अवस्था में जो सघन बादल बनता है गैस का, उसे ही क्या बोलते हैं? निहारिका, नेबुला। तो गैसों के गुंथित झुंड हैं, मतलब बहुत सारी गैस वहां पर आपस में बनी हुई, एक बादल बना हुआ है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड या कोर कह दो, जिसके अंदर क्या होता है? तारे के अंदर कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो उन गैसों के अणुओं के बीच क्या होगी? टक्कर। और जब उनके भी कोलिजन होगा, टक्कर से और नाभिकीय संलयन की क्या हो जाएगी? शुरुआत, न्यूक्लियर फ्यूजन। और तारे का क्या बन जाएगा? कोर का निर्माण हो जाएगा। तारे कोर बन गया। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलों की घूमती हुई
एक तस्तरी, एक रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई, उसके आसपास तारा बन गया और उसके पास धूल और गैस है, उनकी एक तस्तरी के शेप में क्या होगा, उस तस्तरी के शेप में कुछ ना कुछ धूल के कण और गैसें क्या होंगी, रोटेट करती रहेंगी तारे के आसपास। और अगली अवस्था में, दूसरी अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। वो जो गैसों के और वो विभिन्न प्रकार के धूल कणों के जो बादल थे वो आपस में आसपास आने लगे और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे अणु मिल करके बना लिए और ये छोटे गोले सहसंजन अणुओं के बीच आकर्षण बल की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। प्लैनेटिस्मल्स का निर्माण हुआ ना, प्लैनेटिस्मल का निर्माण हुआ, विकसित हुए और इनकी आपस में टक्कर से, कोलिजन की क्रिया से बड़े बड़े पिंडों का क्या हुआ, निर्माण शुरू हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए और ये छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या कहलाती है, ग्रहाणु कहलाते हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। समझ में तो नहीं आई होगी भाषा, ये भाषा टफ है, लेकिन जो मैंने बोला वो सामान्य भाषा में बोला। पहले सूर्य का निर्माण हो गया, कोर बन गया, नाभि के सलेन हो गया, उसके आसपास जो धूल थी वो धूल इसके चारों तरफ क्या हो रही है, घूम रही है। किसके रूप में घूम रही है, एक तस्तरी के रूप में वो घूम रही है। वो धूल के कण आपस में मिलकर के छोटे छोटे क्या बनाते हैं, ग्रहाणु, और ग्रहाणुओं के आपस में मिल जाने से ही किसका निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। ये मान्यता वर्तमान में पूरी दुनिया में प्रचलित मान्यता है। भविष्य में पता नहीं कोई और तरीके की कोई नई अवधारणा आए और जो इन सब बातों को गलत सिद्ध करके अपना नया स्थान ले ले, है कि नहीं। विज्ञान में हमेशा संभावना होती है कि पीछे जो मान्य सिद्धांत है वो गलत हो सकते हैं आगे चल करके। तो ये था। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा सा देख लो एक बार। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द formation of a core to gas clouds and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core। वो जो गैस का कोर था उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। In the next stage the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develop into small rounded object। These small rounded object by the process of क्या है भाई, cohesion develop into what is called planetesimals। Larger bodies start forming by the collision and gravitational attraction cause the material to stick together। Planetesimals are a large number of smaller bodies। In the final stage these large number of small planetesimals accelerates, है ना, accelerate to the form of a fewer large bodies in the फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। मतलब कई सारे छोटे छोटे ग्रहाणु बने और उन्हीं से मिलकर के 8-9 ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, है ना। हो सकता है पहले 8-9 से भी ज्यादा रहे, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वहां पर भी तो 2 ग्रह बने थे ना, उनके टक्कर से फिर क्या हो गया, किसका निर्माण हो गया, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हो गया ना। तो ये जितने भी पिंड थे, जब जहां ज्यादा ग्रहाणु बने हैं वो बड़े पिंड बने और जहां छोटे ग्रहाणु है वहां पर क्षुद्र ग्रह, उनको हम आज बोलते हैं। और यही सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन, है ना। सन के चारों तरफ ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आप एक बार ये लिख लो आप, इसमें लिख दो आप, इसमें आप लिखो, हाँ इसमें लिख दो पृथ्वी का विकास, नहीं है पृथ्वी की उत्पत्ति लिख दो, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या ऐसे लिखो, या पृथ्वी की उत्पत्ति के निम्न अवस्थाएं हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की निम्न अवस्थाएं हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की निम्न अवस्थाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति की निम्न अवस्थाएं हैं। These are the stages of, these are stages of the origin of earth। These are stages of the origin of earth। स्टेज 1 लिखो, स्टेज 1, स्टेज 1 का मतलब अवस्था 1, अवस्था, स्टेज मतलब अवस्था, फर्स्ट अवस्था 1। और 1 नंबर में आप
ये वाली लाइन डिट्टो एज इट लिख दो यहां तक। इस पे नहीं दिख रहा डिस्प्ले? अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा, मैं पीछे आ रहा हूँ वैसे वैसे। यार इतना तो दिख रहा है, तुम मजे ले रहे मैं ब्राइटनेस कम कर दो, यहाँ से करते हो ना, यहाँ से कैमरे में से, वो कम करो। दिखा भाई? अब दिख गया ना? हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, परफेक्ट है ना? गुड गुड गुड। लेकिन अब मैं काला दिखूंगा यहाँ से, है ना? और मैं तो कैसा भी दिखूं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? अब क्या ही फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? और मन लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना यहाँ? आगे। मैं कई दिन से तेरी गलतियां माफ कर रहा था, मैंने कोई बात नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा। लेकिन तू इशारों में नहीं समझा, है ना? तुझे क्या लगता है बावड़ा हूं मैं? अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ना? अच्छा। भाई रे गर्मी इतनी। अब सारे लोग एक एक पेड़ लगा देना, ठीक है ना? नहीं लगाना अब की बार पेड़, बारिश जब हो। मैं भी 2 पेड़ लगाऊंगा। अपने 150 करोड़ हैं कुल। कितने हैं? 150 करोड़ हैं हम, है कि नहीं? चलो 121 करोड़ लगाओ, है कि नहीं? और एक एक भारतीय नागरिक एक एक पेड़ लगा देगा। 151 करोड़ है। हाँ तो 150 करोड़ पेड़ लगा सकते हैं ना? और 150 करोड़ पेड़ लगाने का मतलब है पूरा क्लाइमेट का चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम, टेम्परेचर काफी डाउन चला जाएगा, ठीक है ना? क्या चाहिए? जमीन चाहिए? जमीन लगाओ यार, गांव की स्कूल हैं, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, कितनी जगह मिल जाएगी।
स्टेज 1 लिख ली सबने? मैंने बोला था यहां तक लिखने, कभी पूरा चिपका दिया हो। मैंने यहां तक बोला था, यहां तक, यहां तक। फिर स्टेज 2 आएगा, और स्टेज सेकंड में आएगा अगली अवस्था। यहां पर जूम नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन, ऐसे। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन, ये स्टेज 2 में लिखना भाई। इंग्लिश वालों का तो 1 2 3 लिख रखा है। अरे सही है, तुम नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा लिख पा रहे हो तो बाद में लिख लेना। सर एक पेड़ मेरी तरफ से भी लगा दीजिएगा। इनके मैं लगाऊंगा, इनकी तरफ से पेड़, है ना। आप 1 लाख रुपए भेज देना, मैं 10 पेड़ लगा दूंगा आपकी तरफ से। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। सेकंड स्टेज देखो, ब्लैक पेन से मार्किंग कर रखी है नीचे। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले सेसंजन प्रक्रिया द्वारा ग्राणुओं में विकसित हुए। लिख लिया सभी ने? एक लड़का है अपनी क्लास में, ऑनलाइन में, उसका नाम है यूपी से प्रधान। ये कह रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ। मेरे भी समझ नहीं आ रहा आप इस धरती पर क्यों आए हैं, बताओ। ये इसलिए पढ़ रहे हैं आप कि इनमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा, है कि नहीं? इसलिए पढ़ रहे हैं ना? है? क्या होता है संयोजक बल? वही, वही होता है। सबने लिख लिया होगा ये तो, है ना। चलो, अब अब हम एक काम करते हैं। अब 3 चीजों को पढ़ेंगे, 4 चीजों को। एक चीज तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे स्थल मंडल का विकास। फिर 2 नंबर पे पढ़ेंगे किसका विकास? वायुमंडल का विकास। 3 नंबर पे पढ़ेंगे हम किसका विकास? जलमंडल का विकास। और फिर पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। ठीक है? तो आप अब जो है, अब जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे ही लिखना है। तो ये जल्दी से एक बार उतार लो इसको, कुछ कुछ बच्चे अभी भी रह रखे हैं। हाँ, फेज 3 ना, अंतिम अवस्था लिख रखा ना, ये देख मार्किंग कर रखी। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के सहवर्धित हो जाने से, मतलब मिल जाने से, है ना, और कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अरे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक दिख रहा है, इसे ज्यादा साफ नहीं दिख सकता है।
आप नहीं अगर लिखा जा रहा है तो दिखने में तो पीडीएफ से लिख लेना, बाद में 2 4 5 लाइन छोड़ लो उसके लिए। बवाल खड़ा करते हो 2 मिनट में ऑनलाइन वाले बच्चे। ऑफलाइन वाले ठीक है बेचारे, डर की वजह से बैठे तो रहते हैं। गंगाराम मेरे साथ में रहता है। कैसा लगा था? बढ़िया लगता है नीचे? अच्छी लगती है ना? नहीं लगती है? कल फिर बात करना बैठ कर वहीं पर, है ना? चलो अब लिखते हैं, सुनो। गौरव कह रहे हैं सर हम लोग भी फीस दिए हैं और ये फीस को ऐसे लिख रहा है, बता अब मैं क्या कहूँ इस लड़के को। ये ऐसे लिख रहा है, सर हम भी फीस दिए हैं। बताओ अब ये कैसे एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम पास होगा बताओ, जब ये फीस को ऐसे लिखते हैं? हैं? कुछ नहीं होगा ना? हाँ हो सकता है वो वाला दिया हो, फोन के अंदर से ऑनलाइन में ऐसे फीस लाया होगा, है ना? फोन के अंदर स्पीकर में डाला होगा, फीस के जीएस में आई होगी बावड़ी। अब चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो ध्यान दो एक बार। अब हमें पढ़ना किसका विकास है? सबसे पहले बताओ बेटा, किसका मंडल पढ़ेंगे? अस्थल मंडल का विकास। अस्थल मंडल का विकास। अरे सुन लो एक बार, बातें सुन लो। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। देखो सुनो एक बार। पृथ्वी, आप कह रहे हो ना बहुत सारे, तो 100 ग्राम का तो लड़का है तू, वजन तेरे अंदर है नहीं, जान जी निकलने को हो रहा है तेरा बाहर, तो प्यास लगी हुई है, बातों में लगा हुआ है तो दे भाई इसको पानी दे। कहां से? ये आपका पानी ये ले रहा है? नहीं। सुन, तुझे पानी की आवश्यकता नहीं है, तो पीएमसीएच जा, हार्मोन्स सही करने की दवाई ला दो। बहन भाई हो तुम आपस में? नहीं। लड़कियों से कोई लिंक नहीं रखना है, तुम लड़कों से कोई लिंक नहीं रखोगी, समझी? नहीं। रक्षाबंधन कब का है? रक्षाबंधन रक्षाबंधन से 2 दिन पहले एक कार्यक्रम रखेंगे, ठीक है ना? जब खान सर राखी बंधवा सकते हैं सब लड़कियों से, तो सर के साथ साथ आप भी आपको सबको खड़ा किया जाएगा वहां, सर के साथ लाइन में। सुन लो एक बार। छोटे छोटे ग्रहणों क्या हो रही है आपस में टक्कर? सुनो एक बार बेटा, इधर ध्यान दो। ग्रहण में बहुत सारे, उनकी आपस में टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, उनकी आपस में टक्कर से और बड़े बड़े ग्रहों का क्या होगा? निर्माण। और जब उन ग्रहणों की आपस में टक्कर होगी तो तापमान बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आरंभिक अवस्था में तापमान बहुत ज्यादा था और पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ना, ये ठोस नहीं था, ये प्लाज्मा अवस्था में उबलता हुआ बहुत गर्म था ये। और जब ये गर्म पृथ्वी थी तो इसका तापमान देखो कितना गिरता 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 गिरता, आज औसत तापमान पृथ्वी का कितना आया है? वायुमंडल का 18-19 डिग्री के आसपास औसत तापमान, यही तो है हमारी पृथ्वी का। तो अब आप समझो कि क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कैसे वो जो प्लाज्मा के रूप में या मैग्मा के रूप में जो आउटर पार्ट था अर्थ का, वो कैसे कैसे बना, है ना? तो देखो एक बार, स्थल मंडल के विकास में जब पढ़ते हैं तो स्थल मंडल के विकास में बेटा सबसे पहली एक स्टेज आती है और उस स्टेज को बोला जाता है कूलिंग ऑफ द अर्थ, या फिर आप सबसे पहली स्टेज बोलते हैं इसमें। और स्टेज 1 में सबसे पहला आता है, सबसे पहला, और ये पहला आता है आपका प्रोसेस ऑफ कूलिंग। कौन सी आती है? प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ध्यान देना एक बार, हो सकता है
शीतलीकरण की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की प्रक्रिया। और शीतलीकरण की प्रक्रिया ये हुई कि जब पृथ्वी का विकास हो गया, पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी ग्रह के रूप में बन गया, तो शुरुआत में तापमान ही तो ज्यादा है, तो सबसे पहली क्रिया हुई उसमें, और वो हुआ शीतलीकरण। लिखो मत रहे, लिख क्यों नहीं हो, पहले सुन लो। सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी हुई? कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस, पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। अब देखो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पहले तो उबल रही थी, और अब ये धीरे धीरे उबलती हुई पृथ्वी जो है, ये जो गर्म उबलती हुई पृथ्वी थी, अब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगी। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होने लगी, तो वैसे 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 इससे विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, वो विभिन्न प्रकार की गैसें भी क्या हो रही थी? इसमें विमुक्त हो रही थी। विभिन्न प्रकार की गैसें इससे क्या हो रही थी? विमुक्त। ध्यान दीजिएगा, ठंडी होने लगी, प्रोसेस ऑफ कूलिंग, और इससे विभिन्न गैसों का क्या होने लगा? बाहर की तरफ। जैसे आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक पतीला लो, पतीला लेकर पानी, दूध लो उसमें, और दूध को गैस के ऊपर रख दो और गैस को चालू कर दो। दूध क्या हो रहा है? उबल रहा है। अब दूध धीरे धीरे उबलने लगा, अब आप गैस को क्या कर दो? बंद कर दो। अब आप जैसे ही गैस को बंद करेंगे, तो बताओ कौन सी प्रोसेस होगी सबसे पहले? कूलिंग प्रोसेस। पहली बार कौन सी प्रोसेस होगी? कूलिंग। इधर दे, इधर दे। लॉक खोल के दे, लॉक खोल के। किसका मैसेज आ रहा था? छोटी मम्मी का। रख ले उसको बैग में, बैग में रख उसको। तो सबसे पहले आपने जैसे ही दूध का गैस बंद किया, तो अब धीरे धीरे गैस पर दूध जो रखा हुआ था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ऐसे ही पृथ्वी का जब विकास हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लगी? ठंडी। ग्रह बनने के बाद में अब ठंडी हो रही, तो इसको हमने बोला प्रोसेस ऑफ कूलिंग बोला। एक सबसे पहली बात। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा उसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने गैस को बंद किया, दूध ठंडा होने लगा, और आप देखोगे उस दूध में से भाप निकलती, और कुछ देर तक भाप निकलती रहती। तो उसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जब ठंडी होने लगी, तो पृथ्वी से भी विभिन्न जो गैसें हैं, वो गैसें क्या हो रही थी? बाहर जा रही थी। और चूंकि पृथ्वी से गैसें बाहर जा रही थी, इस प्रक्रिया को कहा, और इस प्रक्रिया का नाम दिया गैस विमुक्तिकरण। क्या नाम दिया इसके बाद? गैस विमुक्तिकरण। इसके बाद दूसरी स्टेज आई, और इस ना ना अभी नहीं लिखना है, अभी सुन लो पहले। स्टेज नंबर सेकंड। और स्टेज नंबर सेकंड में आपने क्या कहा कि दूसरी प्रक्रिया हुई, और ये थी गैस विमुक्तिकरण था। ये गैस विमुक्तिकरण, डीगैसिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डीगैसिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ डीगैसिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ डीगैसिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ डीगैसिफिकेशन। ये दूसरा स्टेज था। किसके निर्माण की अवस्थाएं चल रही हैं? स्थल मंडल के निर्माण की। इसके बाद आता है स्टेज नंबर थर्ड। स्टेज नंबर थर्ड। और स्टेज नंबर थर्ड पर जब आप आओगे, तो स्टेज थर्ड में क्या होगा? अब जब गैसें धीरे 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 बाहर निकलने लग गई, तो अगली प्रक्रिया होगी कि ये जो मैग्मेटिक पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आपको दिख रहा है मैग्मा के रूप में, इसका पृथक्कीकरण होगा। इसको हमने कहा डीगैसिफिकेशन। डीगैसिफिकेशन कह दिया। और अब क्या होगा ना कि जो ये मैग्मेटिक पदार्थ है, ये मैग्मेटिक पदार्थ जो होगा ना, इसमें जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी तत्व हैं, वो बाहरी तत्व तो केंद्र की तरफ जाएंगे, और जो हल्के हल्के तत्व है ना, वो किस तरफ आएंगे? ऊपर की तरफ। समझ रहे हो बात को? जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये तो बाहर अंदर से क्या आएंगे? बाहर। और जो बाहर की तरफ भारी तत्व हैं, जैसे आयरन, जैसे निकिल, वो सारे के सारे क्या होंगे? केंद्र की तरफ। इसको कहते हैं मैग्मा का पृथक्कीकरण। क्या कहते हैं? मैग्मा का पृथक्कीकरण, मैग्मा सेपरेशन। क्या बोलते हैं? मैग्मा सेपरेशन। जब शुरू में जब गैसें इससे निकलने लगी, तो ये गैसें अंतरिक्ष में चली गई, स्पेस में चली गई।
और वायुमंडल का विकास नहीं हुआ। तो वायुमंडल का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत के अंदर पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था ही नहीं। और गुरुत्वाकर्षण बल कब आएगा? जब पृथ्वी के केंद्र के अंदर कैसे तत्व होने चाहिए? भारी तत्व, आयरन निकेल होना चाहिए। और जब मैग्मा का सेपरेशन होने लगा तो भारी तत्वों का किसकी तरफ प्रवेश हुआ? केंद्र की तरफ। और जैसे ही केंद्र की तरफ भारी तत्व आए तो अब क्या हो गया? अब पृथ्वी के अंदर पहली बार गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हुआ? विकास हुआ। आई बात समझ में? और अब जो है मैग्मा का सेपरेशन होगा, और मैग्मा सेपरेशन होगा। तीसरी स्टेज जो आएगी वो आएगा मैग्मा का पृथक्कीकरण आएगा। मैग्मा का पृथक्कीकरण आएगा। पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण, मैग्मा का पृथक्कीकरण, सेपरेशन ऑफ मैग्मा, ऑफ मैग्मा, मैग्मा का सेपरेशन हो गया। स्टेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। स्टेज नंबर 4। और स्टेज नंबर 4 में जब आप आओगे तो अब इसमें होगा कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, अभी तक इनकी डिस्टेंस ज्यादा है दो अणुओं के बीच में, लेकिन अब होगा सोलिडिफिकेशन, घनीभूतीकरण। और घनीभूतीकरण में ये होगा कि पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के तत्व मैग्मा के अंदर हैं, अब उनके बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी, नजदीक आने लगेगी। तभी तो कठोर बनेगा भाई, तभी ना कठोर बनेगा। तो अब होगा मैग्मा के अंदर उपस्थित या पृथ्वी के जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं उनका घनीभूतीकरण होगा, सोलिडिफिकेशन होगा। तो अगली जो स्टेज होती है वो अगली स्टेज होती है, और ये होती है घनीभूतीकरण की प्रक्रिया। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और अंतिम जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं चट्टानीकरण की प्रक्रिया, या कह सकते हैं लिथिफिकेशन। और चट्टानीकरण की प्रक्रिया, इसका मतलब अब कठोर स्थल मंडल का क्या हो गया है? विकास हो गया है। तो अब अंतिम जो अवस्था होती है वो अंतिम अवस्था आती है चट्टानीकरण की अवस्था। स्टेज नंबर 5 कह देंगे, और ये कह देंगे कि चट्टानीकरण की प्रक्रिया, चट्टानीकरण की प्रक्रिया, चट्टानीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ, इसको कह देंगे प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। और लिथिफिकेशन जब हो गया तो लिथिफिकेशन का मतलब है किसका विकास हो गया? लिथोस्फीयर का क्या हो गया? विकास। तो लिथोस्फीयर का विकास हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। तो ये तब जाकर के हमारा स्थल मंडल का विकास होगा। क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? देखो अब क्या हुआ इसमें, अब ये हो गया आपका कि सब बाहर की तरफ क्या हो गया? आउटर जो सरफेस है, इस आउटर सरफेस में क्या हो गया? इस आउटर सरफेस का निर्माण लिथोस्फीयर बन गया, बाहर का ये बन गया लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर नहीं सुधरेगा, ये लिथोस्फीयर बन गया। अब सुनो, आप अगली बात पर आते हैं। आपने गैस को बंद किया था, दूध ठंडा होने लगा था, अब थोड़ी देर गैसें निकल रही थी, उससे भाप निकल रही थी, भाप मतलब गैसें निकल रही है। अब क्या होगा ना कि अब क्या होगा कि अब एक ऐसा समय आएगा जब उसके ऊपर किसका विकास हो जाएगा? मलाई बन जाएगी। बनेगी मलाई के लिए, छाली बोलते हैं। अब मलाई बन जाएगी उसके ऊपर, और जो गैसें बाहर निकल रही थी वो गैसें बाहर निकलना, बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? जो गैसें बाहर, अच्छा अंदर क्या आ चुका है? अंदर सॉलिड बन चुका है, अंदर बहुत सॉलिड पार्ट बन चुका है। और अंदर चूंकि आयरन और निकेल जैसे भारी तत्व चले गए हैं, और इसकी वजह से अर्थ के अंदर क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब ये देखो, ये अब ये जो पदार्थ है ना, ये वाला पदार्थ, ये वाला पदार्थ आप देख रहे हो, ये मैग्मा, अंदर का मैग्मा। अब गैसें बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बाहर गैसें कैसे निकलेंगी? क्योंकि क्या हो गया? किसका निर्माण हो गया? लिथोस्फीयर का। तो अब वो गैसें बहुत ज्यादा हो जाती हैं,
और वो गैसें ना बार बार पुश करते, धक्का मारती रहती है, लेकिन लिथोस्फीयर बन गया। परंतु कोई ना कोई एक ऐसा स्टेज आता है कि ये गैसें इस पर जब टक्कर मारती हैं बार 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 बार, तो एक ऐसा स्टेज आता है जब इस लिथोस्फीयर को तोड़ देती हैं। और लिथोस्फीयर को जब ये तोड़ती हैं, तो लिथोस्फीयर को तोड़ने की वजह से और यहाँ पर पहली बार अर्थ के ऊपर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन। और अर्थ के ऊपर पहली बार जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, वो विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में फैलती हैं। और विभिन्न प्रकार की गैसें जब वायुमंडल में फैलती है एटमॉस्फेयर में, तो पृथ्वी पर पहली बार वायुमंडल का क्या होता है, विकास। पहले स्थलमंडल बना, गैसें अंदर से बाहर की तरफ निकलने के लिए क्या करेंगे, लिथोस्फीयर को तोड़ देंगे। और लिथोस्फीयर जब टूटेगा तो गैसें बाहर की तरफ आएंगी, और गैसें जब बाहर की तरफ आएंगी तो बाहर की तरफ आकर के और पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण बनेगा, और वो होगा पृथ्वी का इनिशियल या पहला वायुमंडल। इसके अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प रहेगी। किसका विकास होगा इसमें, बड़ी मात्रा में जल वाष्प। और बड़ी मात्रा में जो जल वाष्प है, अब ये जल वाष्प संघनित होगी, और संघनित होकर के क्या शुरू कर देगी, बारिश। और जब बारिश शुरू होगी तो महासागरों का विकास होना आरंभ होगा, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर का विकास हो गया। पहले लिथोस्फीयर बना, फिर वोल्केनिक इरप्शन हुए, वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किसका विकास हुआ, वायुमंडल। और वायुमंडल के अंदर जलवाष्प थी, जलवाष्प का क्या हुआ, संघनन। और जलवाष्प संघनित होकर के क्या बना, उससे जलमंडल का विकास हुआ। और वो जो जल था, उसी जल के अंदर जो महासागर शुरुआत में बने, जो गर्म पानी था, क्योंकि पृथ्वी अभी बहुत ठंडी नहीं हुई है, अभी भी इसका तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर है, पानी उबल रहा है महासागरों में। और उसी उबलते हुए पानी के अंदर पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी पर पहली बार जीव कहां पर आए, जल के अंदर आए। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस प्रकार से फिर जीवन की क्या हो गई, ये उत्पत्ति हो गई। और जब पृथ्वी पर पहली बार ज्वालामुखी फटे, तो जो लावा निकला, जो मैग्मा निकला अंदर से, उस मैग्मा के धरातल पर जम जाने से जिन पठारों का विकास हुआ, वो दुनिया पर बनने वाले पहले लावा पठार थे। और दुनिया पर बनने वाले या पृथ्वी पर बनने वाले पहले लावा पठारों को एक शब्द नाम दिया जाता है, और वो नाम है सिल्ड। क्या नाम है, सिल्ड। आपने कभी सुना होगा सिल्ड क्या होते हैं, सुना है कि नहीं सुना, पहले ये बताओ। नहीं सुना होगा, आगे भविष्य में आप सुनोगे सिल्ड क्या है, तो आप कहना कि अर्थ के ऊपर पहली वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा लावा जो पठार बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सिल्ड कहते हैं। आई कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। इस क्लास को दोबारा से ऑनलाइन में जाकर देख लेना, वापिस सुनो। स्थल मंडल के विकास की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है, शीतलीकरण की अवस्था, है ना। दूसरी कौन सी है, गैस मुक्तिकरण की अवस्था। तीसरी कौन सी है, मैग्मा पृथक्करण की अवस्था। चौथी है घनीभूतीकरण की अवस्था। और 5वीं अवस्था में क्या होता है, चट्टानीकरण। पहले पृथ्वी ठंडा होना शुरू होती है, उससे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, पदार्थों का पृथक्करण होता है, भारी तत्व अंदर की तरफ, हल्के तत्व बाहर की तरफ। फिर तत्वों के विभिन्न जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आप एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अणुओं के नजदीकी को बोलते हैं घनीभूतीकरण। और फिर अंतिम रूप से कठोर सतह का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं कौन सा, चट्टानीकरण की प्रक्रिया। इसको लिख लो आप, ठीक है ना। फालतू प्रश्न पूछ रही है, फालतू क्या रीजन बताओ। कौन कह रहा है पृथ्वी ठंडा हो रही है, गर्म है रही, सब और गए, सब कह। बारिश हुई है, गैसें रिलीज हो रही हैं, गैसें उसको गर्म रख रही थी। अब गैसें, अच्छा ये बता, वायुमंडल अगर ठंडा करना हो तो क्या कर दो, गैसें हटा तो वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। अरे जब वायु ठंडी हो जाएगी तो वायुमंडल क्या होगा, ठंडा होगा। गर्म वायु इसके अंदर है तो वो पृथ्वी गर्म बनाए हुए है। गर्म होने के लिए मैंने बताया था ग्रहणुओं के आपस में क्या हुई है, टक्कर हुई है, उसकी वजह से तापमान बढ़ा था।